जी सर, लाइव हो गया। तो आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू थ्रेशोल्डिंग। तो ये क्या है? तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने दो पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड किया है। और एक पार्ट है सेगमेंटेशन एंड दूसरा पार्ट है थ्रेशोल्डिंग। तो सेगमेंटेशन जो है, ये इन द एंड हमारा गोल होता है इमेज के अंदर अचीव करना। और थ्रेशोल्डिंग जो है वो हम एक तरीका है जिसके थ्रू सेगमेंटेशन को अचीव करते हैं। सो व्हाट इज इमेज सेगमेंटेशन? इसकी एक बार डेफिनेशन हम दोबारा से देख लेते हैं। ये हमने कल भी पढ़ा था वैसे। बट सेगमेंटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ पार्टीशनिंग अ डिजिटल इमेज इनटू मल्टीपल सेगमेंट्स। इन सिंपल टर्म्स, इट इज cutting out the important object from the background। तो जैसा कि अब ये नीचे इमेज है, इसके अंदर एक सिक्का मौजूद है। तो ये जो सिक्का है, इसको और इस मेज को आपस में जब हमने डिफरेंशिएट करवाना है पिक्सेल्स की फॉर्म में, और इन दोनों के जो पिक्सेल्स के अंदर डिफरेंशिएशन है लाइट का, उसके सेगमेंट्स की फॉर्म में जब हम डिफरेंशिएट करवाएंगे, उसको हम बोलते हैं सेगमेंटेशन। तो वो हम कैसे करवाते हैं? सो उसके लिए हमने एक एग्जांपल देखा था, आज फिर देख लेते हैं कि जैसा कि हम जानते हैं कि एक इमेज जो है उसकी लाइट को हम डिवाइड करते हैं 0 से 255 के दरमियान में। तो अब आप यहाँ पे देखें कि जो ये बैकग्राउंड है वो ऑलमोस्ट ग्रे कलर में और करीब करीब ब्राउन कलर में है। तो ये बन जाता है, इसकी जो हमारे पास रीडिंग आती है वो ऑलमोस्ट जो है बैकग्राउंड की, वो 140 के राउंड अबाउट आप समझ लें जाके बनती है। 0 से स्टार्ट होती है और 140 के ऊपर तकरीबन एंड हो जाती है बैकग्राउंड की जो रीडिंग है। किस तरीके से कि जो बैकग्राउंड के पिक्सेल्स हैं उनकी वैल्यूज यहाँ से आना स्टार्ट होती हैं, और करते 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 इस पॉइंट पे आती हैं, और इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा है। अगर हम देखें तो ये बनता है ऑलमोस्ट 80 कुछ बनता है ये। और 80 कुछ के ऊपर पिक्सेल्स जो हैं वो सबसे ज्यादा है। तो 80 जो है वो ऑलमोस्ट ग्रे कलर बनता है। और अगर आप ये पिक्चर देखें तो ये ग्रे हमें अगर शो हो रहा है, तो इसकी रीजन ये है कि इसके अंदर सबसे ज्यादा जो लाइट है वो ग्रे कलर के अंदर हमें मिलेगी। और उसके बाद ये इधर आके एंड हो रही है, और एंड होने के बाद दोबारा ये ऊपर जा रही है। तो अब जब ये दोबारा ऊपर जा रही है तो उसके दोबारा ऊपर जाने की रीजन क्या है? तो रीजन उसकी ये है कि हमारे पास इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट मौजूद है इस सिक्के की फॉर्म में। और ये जो सिक्का है ये सिल्वर कलर में है। और हम जानते हैं कि जो इमेज होती है उसमें वाइट और जो सिल्वर कलर होता है उसकी जो रेंज होती है वो 180 के राउंड अबाउट स्टार्ट होती है, और वो 250 के 240 के करीब करीब तक जाती है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि ये यहाँ से एक दूसरी सेगमेंट जो है वो ऊपर जा रही है। सो इमेज अब हमारे पास ये दो सेगमेंट्स के फॉर्म के अंदर माउंटेन्स अपने बनाए बने हैं, और हमें ये चीज दो सेगमेंट्स की फॉर्म में हमारे पिक्सेल्स मिल रहे हैं इमेज के। सो दिस इज इमेज सेगमेंटेशन। ओके, प्रैक्टिकल। सर इसका लाइक जो इमेज के ऊपर एक ग्राफ बना हुआ है, ये जो ये वाइट वाला है। जी जी जी, ये ग्राफ है इस वक्त।
और आपको याद होगा हम हिस्टोग्राम पढ़ रहे थे पिछले दिनों, ये हम्म। हिस्टोग्राम ही है असल में। लेकिन अब ऐसे है कि हम हिस्टोग्राम वो जो पढ़ रहे थे वो होता था इस तरह, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऊपर गया, और यहाँ पे नीचे आ गया। तो वो हम्म। सिर्फ एक एक पिक्चर हुआ करती थी, जैसे कि वो होती थी, ये सिक्का आप निकाल दें यहाँ से सिर्फ मेज की, तो वो इस फॉर्म में हुआ करती थी। लेकिन अब जब हम जब, क्योंकि अब हमारे पास जो इमेजेस होती हैं उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स भी मौजूद होते हैं, तो ऑब्जेक्ट्स की डिफरेंशिएशन है वो लाइट की फ्रीक्वेंसी के अंदर डिफरेंशिएशन की बेस पे करता है कंप्यूटर सिस्टम जो है, कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका हिस्टोग्राम यहाँ बन रहा है, तो वो समझ जाता है कि ये एक अलग ऑब्जेक्ट है इस फ्रेम के अंदर, और उसके बाद अगला हिस्टोग्राम यहाँ बन रहा होता है, तो वो समझ जाता है ये जो ऑब्जेक्ट है ये अलग है। सो फिर वो इसके बाद ये क्या करते हैं इसके अंदर, जो हमारा सॉफ्टवेयर तो होता यहाँ है पर वो, लाइक हमारे पास कॉइन है और कॉइन के अंदर लाइक एक शक्ल बनी हुई है, तो इस वजह से दो ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हाँ कॉइन है, और कॉइन के अंदर एक शक्ल है। अगर आप ये देखें, इसको कंप्यूटर सिस्टम को तो शक्ल से कोई लेन देन नहीं है ना, ना उसके ऊपर जो हैं। राइटिंग है उससे, ये 1945 ही सब लिखा हुआ है। तो ऐसे है कि ये कॉइन के ऊपर अगर हम थोड़ा सा गौर करें, तो जो ये इसके बालों वाली जगह है वहां पे जो लाइट है वो ज्यादा है। और अगर आप ये वाला नीचे वाला एरिया ध्यान दें, तो यहाँ पे थोड़ा ग्रे सिल्वर टाइप कलर है, डार्क की फॉर्म में। हम्म। तो इस वजह से जितना भी जो लाइट कलर है वो जाके लाई करेगा ऑलमोस्ट इस पोजीशन पे। ओके, और जो ये जो डार्क के अंदर जितना कलर है वो लाई करेगा ऑलमोस्ट इस पोजीशन के ऊपर। लेकिन क्योंकि ये एक ही पिक्चर है और इसकी फिर फ्रिक्वेंसी इस वजह से काफी ज्यादा रिलेट कर जाती है, तो ये ग्राफ जो है फिर इस तरीके से इस पोजीशन में ऐसे चला जाएगा। सो कंप्यूटर ये समझ जाएगा कि जो ये है ये एक एक इमेज है, और ये है ये एक इमेज है। तो जैसे हम हमारी वो जो होती हैं टेस्ला की गाड़ियां, वो उनके अंदर जो सिस्टम लगा होता है वो यही लगा होता है ना, कि जो सड़क है, सड़क के ऊपर लेन बनी है और लेन में उन्होंने वाइट स्ट्रिप्स दी हुई हैं, उसमें वाइट स्ट्रिप्स को फॉलो ही इस तरह करना है, जो उसके अंदर पिक्चर की फ्रिक्वेंसी के अंदर डिफरेंशिएशन आ रहा होता है, कि सड़क जो है वो इस पोजीशन में बन रही होती है, और जो घास है वो कहीं मिड में जाके बन रही होती है अलग से पहाड़ी की फॉर्म में, और जो आगे जो लेन के अंदर वाइट स्ट्रिप्स हैं वो इस पोजीशन पर जाके बन रही होती। तो वो अंडरस्टैंड उनको करता जाता है और आगे चलता रहता है। अगर इंसान आता है तो उसकी फ्रिक्वेंसी अलग से एक बीच में एक ग्राफ की फॉर्म में बन जाती है उसके सिस्टम के अंदर, तो वो उनको डिफ्रेंशिएशन करता है और फिर साथ साथ रिस्पॉन्ड करता है उनके ऊपर। अब होता ही है कि वो क्योंकि इतने बड़े मास डाटा के ऊपर ट्रेंड है वो सिस्टम, तो उसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा हो जाती है चीजों को समझने की, कि ये अगर फ्रिक्वेंसी ये बन रही है तो ये इंसान होगा लाजमी। और वो हम्म। 99.9% टाइम हमेशा सही होता है, क्योंकि वो इतनी ज्यादा हद तक उस पर क्लियर होता है। अब होता ही है कि अगर वो इंसान को देख रहा है, तो अब हर इंसान के फेशियल्स अलग होते हैं। अगर हम उसको इस चीज पर करने की ज्यादा कोशिश करते हैं कि वो इंसानों के फेशियल्स को समझे, तो चले वो एक बार समझ लेगा। उसके बाद फिर क्या होता है, हर इंसान के जो ड्रेसिंग है वो बिल्कुल अलग होती है एक दूसरे से। ओके, और मल्टीकल्चरल सोसाइटीज में तो हम देखते हैं ना कि काफी डिफ्रेंशिएशन आ जाती है जो स्पेक्ट्रम है ड्रेसिंग का। तो उसके लिए फिर वो भी मुश्किल हो जाएगी। फिर अगर हम अगर गाड़ियों के अंदर चले जाएं, कि उसको गाड़ियों की हम अंडरस्टैंडिंग करवाना स्टार्ट करें, कि वो प्रॉपरली समझे कि गाड़ी क्या होती है, तो फिर क्या होगा कि जो गाड़ी लोगों ने अक्सर मॉडिफाई भी करवाई होती है कार्स अपने, और हर गाड़ी कार का नंबर भी अलग होता है, और अक्सर गाड़ी साफ होती है अक्सर नहीं होती साफ, तो तब उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी उस चीज को अंडरस्टैंड करना। सो ये एक बेस्ट तरीका है कि हम एक जो फ्रीक्वेंसी है उसके ऊपर उसको इतनी पिक्चर्स दिखा के ट्रेंड कर देते हैं कि वो फिर एरर, बहुत रेयर केस होता है वो देता है, लेकिन वो देता है फिर भी, लेकिन बहुत रेयर केस में आते हैं ना, तो वो जो एरर आते हैं तो वो उस एरर को स्टडी करके खत्म कर देते हैं। सो ये उसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है इस छोटी लेवल पे। तो अब हम यहाँ पे अगर देखें, तो उसने जब दो हमारे सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड कर दिया इमेज को, तो डिवाइड करने के बाद उसने कहीं पे जाके और एक डिफरेंशिएशन के लिए लाइन भी लगानी है, कि उसको पूरी तरह से श्योर होना है कि जो ये माउंटेन है और ये माउंटेन है ये अलग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की फ्रीक्वेंसी है। और उसके लिए फिर ये क्या करता है कंप्यूटर सिस्टम, इसको हम ट्रेन करते हैं कि ये बीच में एक लाइन जो इसके ड्रॉ करेगी, जो रेड लाइन है, इसको हम बोलते हैं थ्रेश होल्ड। ओके, थ्रेश होल्ड लाइन
के तौर पे हम इसको बोलते हैं। तो अब ये क्या है, हमने कल इसको बड़े डिटेल में देखा था। तो होता ये है कि जो ये टी, इस ये जो लाइन है ये, इसकी रिप्रेजेंटेशन देते हैं हम टी से। और अब यहाँ पे जो इसकी वैल्यू बन रही है 155 बनती है। ओके, 155। तो अब ये क्या अंडरस्टैंड करता है, अंडरस्टैंड ये करता है कि अगर जितने भी पिक्सेल्स इससे आगे हैं वो एक ऑब्जेक्ट है, जितने ही पिक्सल इससे पीछे हैं वो एक ऑब्जेक्ट है। ओके, तो अब ये बजाय इसके कि उनकी उनके जो छोटे छोटे फीचर्स हैं उनके ऊपर ध्यान दे, ये क्या करेगा, ये एक रूल के तहत चलेगा कि अगर जो थ्रेशहोल्ड की वैल्यू है वो 155 से ज्यादा है, जैसा कि यहाँ पे 155 से थ्रेशहोल्ड की वैल्यू ज्यादा है, तो उसको ये बाइनरी इमेजिंग के फॉर्म में नंबर देगा 1। ओके, और अगर थ्रेशहोल्ड की वैल्यू कम है या इक्वलेंट है, जी ये इक्वलेंट है 155 की, तो तब ये क्या करेगा, तब ये करेगा ये कि जो उसकी वैल्यू है ये उसको जीरो दे देगा। ओके, तो अब क्योंकि अगर हम जान हमें पता है कि इस जो इमेज है इस पे अराउंड 1 मिलियन पिक्सल्स हैं, और हर पिक्सल जैसे ये 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 इन और ये, इसने हर पिक्सल को क्या कर रखा है, हर पिक्सल के ऊपर एक नंबरिंग दे रखी है, उसकी जो लाइट की फ्रिक्वेंसी उसको इमेज को अंदर मौजूद है उसकी बेस पे। ओके, तो हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे क्योंकि ये लकड़ी है तो यहाँ पे होगी 120, और ये ग्रे है तो यहाँ पे होगी 85। ओके, एंड ये जो है ये दोनों इसके करीब है तो यहाँ होगी 110। एंड यहाँ जो है होगी, ये भी देखेंगे तो ग्रे और वाइट के ऑलमोस्ट मिला के बन रहा है ये एरिया। तो वैसे इतना बड़ा पिक्सल का साइज तो नहीं होता लेकिन हमने अपने लिए ले लिया। तो यहाँ हम सपोज कर लेते हैं कि होगी 100। ओके, और जो ये वाला एरिया है सिल्वर यहाँ पे होगी 160। अब जब इतने ज्यादा उसको 1 मिलियन पिक्सल्स हैं और हर पिक्सल की वैल्यू अलग है, तो ये बहुत ज्यादा एक रॉ डाटा हो गया उसके पास सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम के पास। तो अगर वो इसके अंदर छोटे छोटे पिक्सल की डिटेलिंग के ऊपर जाएगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा और बहुत ज्यादा एरर देगा। तो इसके लिए जो सबसे इजी वे है वो हम क्या करते हैं कि हम इसमें थ्रेशोल्ड लगाते हैं जैसे कि हमने समझा, और उसको फिर ये टास्क देते हैं कि ऊपर और पीछे, और उनको ये बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है ये, अब ये देखें, उसने इसको ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो अब उसको पता है कि ये यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जो कि गोल है, और उसको पता है यहाँ पे उसके पीछे जो सारा पॉइंट है वो ब्लैक है। ओके, सो वो जो भी अंडरस्टैंड चीज करना चाह रहा है वो अपने आप इस इधर कर लेगा, और एरर का जो चांस है वो कम हो जाएगा। और अभी वो गोल है, तो जस्ट सपोज के वो गोल से जो है वो जो उसके पास डाटा बैकएंड पे जितना मौजूद है उस डाटा के अंदर से वो एनालाइज कर लेगा कि अगर ये चीज गोल है और इस जगह पे पड़ी हुई है तो अगली क्या होगी, और अगर ये इस साइज के ऊपर बैक एरिया है और ब्लैक है तो वो क्या होगा। तो इस तरीके से काम करते हैं। तो थ्रेशोल्डिंग is a method of image segmentation that convert grayscale image into binary number. It works by setting cutoff values, जैसे कि हमने यहाँ पे कट ऑफ वैल्यू दी है, cut off value and classifying every pixel as either object or background based on whether it is above or below that cutoff। तो हम अगर यहाँ पे देखें तो इसने इस ऑब्जेक्ट को और इस ऑब्जेक्ट के अंदर इस बैकग्राउंड और ऑब्जेक्ट के अंदर डिफरेंशिएशन इस तरीके से क्रिएट की है, और ये ऑलमोस्ट हर पिक्चर के अंदर इसी तरीके से क्रिएट करता है। मगर यहाँ पे जो हमें फायदा हुआ है इस इमेज के अंदर वो ये है कि इसकी फ्रिक्वेंसी और इसकी फ्रिक्वेंसी में बहुत ज्यादा फर्क है। ओके, तो बड़े आराम से माउंटेन्स बन जाते हैं। मगर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनमें फ्रिक्वेंसी के अंदर फर्क ही नहीं होता, जैसा कि एक काला कमरा है और काले कमरे के अंदर एक काली बिल्ली बैठी हुई है। तो अगर आप वो चीज एनालाइज करें तो वो उसकी जो हिस्टोग्राम बनेगी वो ऑलमोस्ट इसी तरह से बनेगी।
ओके, एक ही हिस्टोग्राम बनेगी और वो इधर जाके खत्म हो जाएगी। और या फिर एक जेब्रा है। तो जेब्रा के टाइम पे क्या होगा, ब्लैक एंड व्हाइट, क्योंकि उसके ऊपर धारियां होंगी उसके अंदर। तो हमें जो है जो हिस्टोग्राम मिलेगा वो एक इस तरह का मिल जाएगा, और इससे आगे एक इस तरह का मिल जाएगा। ये वाला ब्लैक होगा, ये वाला व्हाइट होगा, और ऑलमोस्ट इक्वल साइज का ही होगा, कुछ ही फर्क होगा इसके। बीच में हो सकता है, नहीं बीच में नहीं होगा। वो जो अगला होगा वो बड़ा बड़ा होगा, क्योंकि जो व्हाइट पार्ट होगा वो थोड़ा उसमें मिट्टी भी लगी हो। सो दैट्स वाई उसकी इस तरीके से उसका साइज ज्यादा होगा। तो अब इस पॉइंट में हम क्या करते हैं, जब ये इतना बड़ा फैल जाता है, इसके लिए हम एक अलग थ्रेश होल्डिंग के लिए का प्रोसीजर यूज करते हैं, और इसके लिए इस पोजीशन के लिए हम सिंपल यही यूज करते हैं जो हमने यूज किया है। तो आगे हम पढ़ते हैं थ्रेश होल्डिंग किस किस्म की होती है। तो द हिस्टोग्राम हाउ वी डिसाइड वेयर टू कट। अच्छा, अब हमने जो हिस्टोग्राम है उसमें ये डिसीजन कैसे लेना होता है कि कट कहाँ से लगाना है। ओके, तो इसमें अब ऐसे है कि जहाँ पे जाके पिक्सेल्स की एक माउंटेन बनने के बाद जिस पॉइंट पे जाके पिक्सेल्स की वैल्यू सबसे ज्यादा कम हो जाती है ना, ओके, और उसके बाद से एकदम से पिक्सेल्स की जो वैल्यू है वो ऊपर चढ़ जाती है। ओके, तो हमारा कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर लेता है बेस्ड ऑन इस सॉफ्टवेयर कि ये जो पॉइंट है ना, यहाँ के ऊपर दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनके अंदर डिस्टिंक्शन है। ओके, ये उसकी बाउंड्रीज हैं। ओके, फिर वो एनालाइज करके कि इनकी फ्रीक्वेंसी के अंदर डिफरेंशिएशन कितना है, उसकी बेस पे वो फिर जो है एक लाइन ड्रॉ करता है, थ्रेशोल्ड लाइन, उस बेस पे वो ड्रॉ करता है। और अगर हम मैनुअली ड्रॉ करें तो हम ज्यादा प्रिसाइज कर देते हैं। अगर वो सॉफ्टवेयर ड्रॉ करता है तो वो इट डिपेंड्स कि वो आखिर कौन सा सॉफ्टवेयर है। अगर तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स हैं छोटे छोटे, तो उसके अंदर तो वो थोड़ा सा एरर देगा। मगर अगर बहुत एडवांस सिस्टम है तो वो ह्यूमन एरर से ज्यादा बेहतर तरीके से वो पिक्चर कैप्चर करेगा। तो लेट्स सी। जो थ्रेश होल्डिंग है उसकी जो दो किस्में हैं, एक होती है ग्लोबल थ्रेश होल्डिंग, और ये है स्ट्रिक्ट अप्रोच। ओके, तो ये हम क्यों ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसकी रीजन ये है कि जितना भी हमें ट्रेन करना होता है डाटा, वो बहुत जल्दी हो जाता है। और दूसरा ये कि वो बहुत ही ज्यादा जो है हमारा डाटा ट्रेन होता है लो प्रोसेसिंग के ऊपर। तो हमारी प्रोसेसिंग कॉस्ट बहुत ही कम हो जाती है। तो हमारा जो काम है वो भी हो जाता है, और हमें बहुत ज्यादा कॉस्ट भी उस पर नहीं करनी पड़ती। तो छोटे मोटे प्रोटोटाइप्स और जो प्रोजेक्ट्स अपनी इनिशियल स्टेजेस पे होते हैं उसके अंदर हम 90% टाइम ग्लोबल थ्रेश होल्डिंग को ही यूज करते हैं। इमेजिन अ सिंगल स्ट्रिक्ट रूल दैट फॉर द इंटायर इमेज we pick one number, let's say t equal 127, and every single pixel in the image must obey this number। तो अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हमने एक स्ट्रिक्ट रूल बनाया है। वो ये रूल ये है कि जो थ्रेशोल्ड की वैल्यू है वो हमने रखी है 127। ओके, और कोई भी जो पिक्सल है जो 127 या 127 से नीचे होगा उसको हम दे देंगे अपनी बाइनरी में वैल्यू 0, और जो 127 से अबव होगा उसको हम वैल्यू दे देंगे 1। ओके, तो जैसा कि हमने यहाँ पे दी है। तो अब होता क्या है, ये आप समझें, इसको जो समझना है उसके लिए जो एक एनालॉजी है वो हम इस तरह बना लेते हैं कि एक स्कूल है, और जो स्कूल है ना वहाँ पे 300 स्टूडेंट्स हैं। ओके, अब स्कूल को फर्क नहीं पड़ता कि आखिर स्टूडेंट्स के जो है प्रॉपर जितने भी उनके चैलेंजेस हैं वो क्या हैं। और उन्होंने एक आपको एग्जाम में टारगेट दे दिया कि 50% से डाउन अगर आप जाते हैं तो आप फेल। ओके, इधर आपका कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आप 50 से डाउन है आप फेल हैं, और आपको रिपीट करना होगा। सो दिस इज the example of global thresholding, और हाँ यस दैट्स हाउ दिस थिंग वर्क। और इसका फॉर्मूला अगर हम देखें तो वो बनेगा टी इक्वल, ये एक ब्रैकेट लगाएंगे हम। ओके,
सॉरी। एक्स वाई, या कोमा आएगा बीच में एक्स वाई के। और उसके बाद क्या है? उसके बाद ऐसे है कि 127। ठीक है। और दूसरी लाइन क्या बनेगी? एफ एक्स वाई एंड ये एन इक्वल टू 127। तब अगर हम इसमें देखें तो ये एक्स वाई क्या है? एक्स वाई जो है वो कोऑर्डिनेट्स हैं। ये जैसे कि ये हमारा हिस्टोग्राम बन रहा है, तो एक्स का जो कोऑर्डिनेट है 50, और वाई का कोऑर्डिनेट सपोज कर लेते हैं हम, यहाँ पे बन रहा है 1000। तो ये एक्स वाई का कोऑर्डिनेट ये बनेगा। और इस कोऑर्डिनेट पे पिक्सल की वैल्यू क्या है? अगर तो इस कोऑर्डिनेट पे पिक्सल की वैल्यू 127 से ज्यादा है तो वो 1 बन जाएगा, और अगर इस कोऑर्डिनेट के ऊपर पिक्सल की वैल्यू 127 से कम है तो वो फिर उसी तरह उसकी जो है वो कम हो जाएगी। और अब बात क्या है? बात यह है कि ये जो y के साथ इसकी वैल्यू है, y के साथ इसकी वैल्यू है कि आखिर इस पिक्सल के ऊपर कितनी अमाउंट जो है वो कितने पिक्सल इस फ्रीक्वेंसी में मौजूद हैं। जैसे ये 50 है ना, तो सपोज कर लेते हैं हम, यहाँ पे है जो नंबर बन रहा है वो बन रहा है 1000। ओके। सो 1 की कर लेते, 1 की। तो ये अब हमें बता रहा है कि 1 के ऊपर इस जो कोऑर्डिनेट है इसके ऊपर 50 फ्रीक्वेंसी वाले 1 के मौजूद हैं पिक्सल्स। ओके, तो ये 1 के पिक्सल्स हैं, इनकी वैल्यू हो जाएगी अपने आप 0। ओके। अब हो अगर हम देखें तो इनकी वैल्यू जो है 50 के ऊपर अगर बनती है, जहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कितने पिक्सल्स हैं 50 के 0.50 के ऊपर, ऑलमोस्ट 3.5 की तक। सो 3.5 के जो पिक्सल हैं वो 0 हो गए। इससे आगे कितने पिक्सल होंगे 51 पे? वो हो सकते हैं 3.5 के प्लस। और अगर हम यहाँ पे जाएं अपने 100 पॉइंट पे, तो इस पे 2700 पिक्सल्स होंगे। तो हर पिक्सल की वैल्यू 0 होती जाएगी। इस बात के से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो पिक्सल जो है वो उसकी वैल्यू क्या है। अगर वो 127 से नीचे है तो वो 0 है। ओके। सो ये ये है हमारी ग्लोबल थ्रेशोल्ड। अब इसके साथ प्रॉब्लम क्या है इस टाइप के साथ? क्योंकि ये हमारी का फायदा तो हो जाता है कि ये हमें बहुत इजीली अवेल हो जाती है। मगर अब आप यहाँ देखें, यहाँ पे एक ये परफेक्ट एग्जांपल है इसकी कि ये जो डॉक्यूमेंट है हमारा, अच्छा ये डॉक्यूमेंट पे भी ना यही टॉपिक लिखा हुआ है। तो डॉक्यूमेंट जो है हमारा, ओके, सो ये डॉक्यूमेंट है हमारा वो 2 पीसेस के अंदर डिवाइड है। इसमें यहाँ पे देखें, यहाँ एक कट भी लगा हुआ है, वो ये फोल्ड भी हो रखा है। वो इस वजह से क्योंकि इसके नीचे हमारा हाथ है। ओके। तो अब इसने क्या किया, हमने इसको इसके ऊपर ग्लोबल थ्रेशोल्डिंग जो है वो उसका प्रोसीजर इस यूज किया। तो इसमें अब जब इसकी एक, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि जो थ्रेशोल्ड है उसकी वैल्यू 127 होनी चाहिए। तो जब इसने देखा कि हाफ पेपर जो है वो टेक्स्ट है, और हाफ पेपर जो है वो 240, 240 क्यों है? क्योंकि वाइट है। ओके। 255 जो वो प्योर वाइट हो जाता है जैसा कि यहाँ पे है। और ये यहाँ पे जो है वो 240 जो इस तरह का पेपर होता है उसकी ऑलमोस्ट ये होती है। तो अब इसने क्या करना है? अच्छा, हम जो एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं वही इस पे लिखी हुई है। तो अब इसने क्या करना है? इसने करना ये है कि जितनी भी वैल्यूज 127 से जो ऊपर वैल्यूज हैं उनको इसने व्हाइट रंग का नाम दे देना है, और जो 10 पे वैल्यूज हैं, 127 से नीचे वैल्यूज हैं, उसको इसने 0 कर देना है। तो अब क्योंकि ये सिंपल सिंपल पेपर है, उसमें 2 कलर्स मौजूद हैं,
एक यहाँ पे है मौजूद कलर ब्लैक, इसकी फ्रीक्वेंसी द द यहाँ पे कितनी दी हुई है, 10 से। और जो ये वाइट है, इसकी फ्रीक्वेंसी 240 है हर पिक्सल की वैल्यू। मगर अब यहाँ पे हमारा जो है शेडो आ गया है हाथ का नीचे वाले पोर्शन के ऊपर। तो अब जो नीचे वाला पोर्शन है उसका क्या बन रहा है सिस्टम, वो ये बन रहा है कि उसके ऊपर जो पिक्सल्स की वैल्यू है इन इन पॉइंट्स पे, वो बनती है 85 ऑलमोस्ट। हमारे शेडो वाले एरिया पे ये थोड़ा सा ग्रे शेडो है हमारा, तो वहां पे 85 बन जाती है। तो जब ये रन करेगा, तो उसमें फिर अब होगा ये कि जो नीचे वाला एरिया है ना सारा, नीचे वाला पार्ट, वो सारा डार्क हो जाएगा। क्योंकि उसने एनालाइज किया कि जो नीचे वाला पार्ट है वो 127 से नीचे है उसकी फ्रीक्वेंसी, तो उसको उसने जीरो कर दिया। और जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें ये इसकी फ्रीक्वेंसी 127 से ऊपर है, तो उसने इसको आउट वाइट कर दिया। और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है 1 कर दिया इसके पिक्सल्स को, और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है इन वर्ड्स की वो ऑलमोस्ट बनती है 10। तो उसने समझा कि ये ऑब्जेक्ट्स हैं, और उनको इसने ऑब्जेक्ट्स के हिसाब से जीरो जीरो पे कर दिया। और उसने ये समझा कि जो नीचे है ये भी सारा ऑब्जेक्ट है कोई, और वो उसकी फ्रीक्वेंसी 85 बन रही है, और 127 से वो नीचे है, बिलो द बेल्ट है। तो उसको उसको जीरो कर दिया। तो बाइनरी के अंदर ये हो गया। अब ये हमें प्रॉब्लम्स आते हैं, तो ये उसकी प्रोमिनेंट एग्जांपल है कि कहाँ पे जाके जो ये ग्लोबल थ्रेशोल्डिंग है वो फेल हो जाती है। सो इधर आप जितनी मर्जी कोशिश करनी है, आप इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाल सकते इस तरीके के थ्रू। ओके, अब हमने यहाँ पे इसकी ये भी दे रखी है तो छोटी सी एक्सप्लेनेशन। सो उसके बाद क्या है, ये दूसरी किस्म है, वो है अडेप्टिव थ्रेश होल्डिंग। ओके, इसको हम स्मार्ट अप्रोच भी बोलते हैं। तो ये क्या करती है, ये ऐसे है कि पूरी की पूरी इमेज को लेने की बजाय ये क्या करेगी, ये करेगी ऐसे कि जो कंप्यूटर है वो कैलकुलेट करेगा एक नए तरीके से। और तरीका क्या होगा, वो छोटे छोटे जो रीजन्स है ना, उनको वो कैलकुलेट करेगा। और उसके बाद वो लोकल इन्वायरमेंट की बेस पे जो है वो एवरेज निकालेगा, और उसमें वो काम करेगा। जैसे कि अब हम इसी पिक्चर को देख लें, तो वो ऐसा हरगिज नहीं करेगा कि जो इस पिक्चर के अंदर पूरी पिक्चर मौजूद है उसको एक साथ एनालाइज करे, और पूरी पिक्चर की एरियाज को एक साथ एनालाइज करे। वो करेगा ये कि वो करेगा इस तरीके के से कि वो बॉक्सेस ले लेगा पिक्सल्स के। ओके, जस्ट सपोज कि उसने एक बॉक्स लिया है पिक्सल का, वो बॉक्स है ये वाला। ओके, तो ये 11, एक सेकंड दीजिएगा मुझे। जी सॉरी। तो ये 11 बाई 11 का बॉक्स होगा पिक्सल्स का। और उसके अंदर ये वैल्यू को किस तरीके से कैलकुलेट करेगा, इस तरीके से कैलकुलेट करेगा कि हर पिक्सल की वो एक, इसमें जितने 11 बाई 11 के बॉक्स में अब कितने पिक्सल्स होंगे, मुझे अब आइडिया नहीं है मेरे जहन में सही से। तो वो तमाम पिक्सल्स लेगा, और उन पिक्सल्स की, अब वो पिक्सल्स क्या होंगे, अब वो पिक्सल्स ऐसे होंगे कि इस पोजीशन पे पिक्सल्स की वैल्यू होगी, अगर हम देखें तो। अभी आप सपोज करें ये व्हाइट वाला एरिया निकाल दें, अब इसमें ना सिर्फ ये डार्क वाला एरिया कंसीडर करें, जो शेड वाला एरिया। तो 81, एक पिक्सल की वैल्यू, एक की होगी 79, एक की होगी 77, एक की होगी 80, एंड सो ऑन। हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास हैं 11 पिक्सल्स, तो ये जितनी वैल्यूज होंगी उनको 11 के नंबर से डिवाइड कर देगा ये। तो जो 11 के नंबर से डिवाइड करेगा तो उससे क्या होगा, उससे हमारे पास एक एवरेज आ जाएगी। एवरेज होगी हमारे पास 80। अब वो क्या एनालाइज करेगा, अब वो एनालाइज ये करेगा इस इमेज के अंदर, ये एडेप्टिव थ्रेश होल्डिंग में, कि इसके पिक्सल्स जो इसके अंदर पिक्सल्स हैं उनकी वैल्यूज में और 80 के अंदर कितना डिफरेंशिएशन है। जैसा कि आप सपोज करें शेडो वाला जो पार्ट है वो होगा 85,
ओके। और जो उसका नाम क्या है, टेक्स्ट का पार्ट होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी होगी 5। वो भी वैसे इसी में काउंट हुए, जब हम इसको कर रहे थे 11 पार्ट्स में वो मौजूद होगा। तो जब वो ये एनालाइज करेगा कि वो 5 है और ये 85 है, तो वो उसके अंदर जब देखेगा इतना डिफरेंशिएशन आ रहा है, तो वो समझ जाएगा नेचुरली कि जो ये 5 है, ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि अलग है। और जो 85 के ऊपर जो पॉइंट आ रहे हैं, वो शेडो है, और वो ग्रेश एरिया है, या वो इस पोजीशन के ऊपर लाई नहीं करते, ये एक किस्म का आ रहा है एरर। तो वो उसके मुताबिक इन वाले जो इस एरिया है इसको वाइट कर देगा, और जो ये वाला एरिया है इसको वही कर देगा डार्क। तो हम इसकी देख लेते हैं, एग्जांपल यहाँ पे है। तो ये टेक्स्ट है, ये असल में लिखा हुआ है यहाँ पे। अब ये एआई ने बनाई है इमेज, तो उसने थोड़ा सा एरर दे दिया है हमें। ये टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ था, और इसी टेक्स्ट को इसने क्या कहते हैं, जब इस वाले ग्रीन बॉक्स को इसने पकड़ा एनालाइज करने के लिए अपनी एडेप्टिव थ्रेशोल्डिंग के प्रोसीजर के दरमियान, तो इसने क्या किया, इसने जब 11 बाई 11 का बॉक्स लिया, उसके अंदर इसने देखा कि अगर हम यहाँ पे देखें तो लोकल विंडो एवरेज इज 85, जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया। पिक्सल हेयर वैल्यू हेयर इज 5, जो कि टेक्स्ट की फॉर्म में मौजूद थे। तो लोकल विंडो एवरेज 85, पिक्सल वैल्यू इज 5, सिंस 5 इज मच लोअर देन द लोकल एवरेज 85, इट क्लासिफाइड इट एज टेक्स्ट ब्लैक। ओके। तो वो इसको ब्लैक टेक्स्ट के तौर पे क्लासिफाई करके उस एरिया को एज एन ऑब्जेक्ट उसको लेके चलेगा, और उसके साइड वाली जो 85 की वैल्यू होगी उसको बैकग्राउंड के तौर पे लेके जाना शुरू हो जाएगा। तो एक बार हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। Rapid thresholding ignore the shadow by calculating the local average of 85. It realized that the text 5 was darker than the average, but the paper 80 was not. So it successfully separate them. ओके। तो ये रियलाइज कर लेता है कि जो टेक्स्ट है उसके अंदर और जो बैकग्राउंड है उसके अंदर डिफरेंशिएशन है, और जो 5 है वो टेक्स्ट है। मगर अगर हम यहाँ पे ऊपर देखते तो जो 5 होता, उसने सिर्फ ये एनालाइज करना था कि वो 127 से नीचे है, तो वो डार्क है। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहां पे पिक्सल्स की वैल्यू एक की 5 थी और एक पिक्सल की वैल्यू वहां पे 85 थी। तो उसके अंदर डिफरेंशिएशन करना एज एन ह्यूमन हमारे लिए आसान है कि देखिए ये 5 है, ये 85 है, तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कोई टेक्स्ट और ये किसी और किस्म का कोई शेडो आ गया हो उसके ऊपर, या कोई एरर आ गया हो, या वहाँ इंक गिर गई हो, तो उसकी वजह से काम खराब हो रहा हो, या कोई भी और रीजन हो सकती है। तो हम एनालाइज कर लेंगे पर्सनली, मगर अगर जब हमारा सिस्टम जो हमने प्रिपेयर किया होगा इस काम के लिए, या जो हमारे नेचुरली सिस्टम बने हुए हैं, वो इस चीज को नहीं देख पाएंगे। तो उसके लिए फिर हम ये वाला प्रोसीजर यूज करेंगे। तो जब वो एवरेज से देखेगा डिफरेंशिएशन है, तो वो फिर उसको पेपर कर देगा कि ये वाइट पेपर है और ये जो है ये डार्क है। ओके। तो इसी तरह जैसे हमने ऊपर एक एनालॉजी डिस्कस की थी कि जो ग्लोबल थ्रेशोल्ड होता है वो एज एन स्कूल हम उसको देखेंगे, और स्कूल के तौर पे अगर हम उसको देखें तो वो 50% पेपर आपको पास करेगा। ओके। 50% से अगर आप 49% पे हैं या 50 पे हैं तो आप फेल हैं, 51 पे आप पास हैं। ओके। सो वो 0-1 का जो रूल है वो इस तरह अप्लाई होगा। लेकिन जो अडेप्टिव थ्रेशोल्डिंग है उसके अंदर जो पासिंग रेट है वो एवरेज स्कोर ऑफ द पीपल सिटिंग एट योर स्पेसिफिक टेबल। क्योंकि आपको जो बॉक्स अलॉट होगा ना, आपको उस बॉक्स के अंदर क्या कहते हैं प्ले करने। अगर तो जो हमारा यानी हमारे पिक्सल, अगर हमारा पिक्सल जो है उस बॉक्स के मुताबिक उसकी वैल्यू में काफी ज्यादा डिफरेंशिएशन आ रहा है, तो सॉफ्टवेयर समझ जाएगा कि ये जो है ये चीज जो है वो अलग है। जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया था अपना कैट वाला केक, हमारी अगर बिल्ली है, काली बिल्ली काले कमरे में, तो वो जब उसकी फ्रीक्वेंसीज के अंदर डिफरेंशिएशन देखेगा ना बिल्ली के अंदर और जो काला कमरा है उसके अंदर, तो वो एनालाइज कर लेगा कि ये दोनों जो है ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। और वो इस तरीके से करेगा, छोटे छोटे बॉक्सेस की फॉर्म में वो करेगा। तो तब एरर भी काफी हद तक कम हो जाएगा हमारा। ओके। सो वो भी इन द एंड एनालाइज कर लेगा देयर इज अ कैट इन अ रूम। और इफ यू सिट एट अ डार्क टेबल, ओके, शेडो वाले एरिया के अंदर अगर आप मौजूद हैं, द एवरेज ड्रॉप्स, सो द पासिंग ग्रेड ड्रॉप विद इट। ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडे। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन आज का। तो अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं।
सर ये थ्रेशोल्ड जो है वो कैसे डिसाइड करेगा? वो इसी तरह ही लाइक हिस्टोग्राम है उसके थ्रू डिसाइड करेगा थ्रेशोल्ड? देखिए ये जो यहाँ पे थ्रेशोल्ड डिसाइड हुआ है ना इस पोजीशन पे, वो तो इस तरीके से हुआ है कि जो जब एक पीक आई है ना एक माउंटेन की, उस पीक के बाद वो माउंटेन नीचे आया है, और उसके बाद वो हम्म। माउंटेन दोबारा ऊपर भी गया। तो ये इन दोनों माउंटेन्स की पीक के दरमियान एक वैली क्रिएट हुई है। ओके, हम्म। ये वाली वैली, उस वैली के अंदर जो पॉइंट है ना जहाँ पे पिक्सेल्स की वैल्यू सबसे ज्यादा कम है, या जहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम को, सॉफ्टवेयर को, या पॉइंट को महसूस हो गया है कि ये वाला पॉइंट है, उधर जो वैल्यू है वो ना तो इस ऑब्जेक्ट की है ना इस ऑब्जेक्ट की है। ओके, वो एक अलग किस्म की वहां पे आ रहा है, रेशियो आ रही है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको हमने इसने तकरीबन 155 के ऊपर या 160 के राउंड अबाउट पिक की है। तो इस पॉइंट पे उसको समझ आ रहा है कि यहाँ पे जो है ये एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू डाउन चली गई है, और उसके बाद एक की ऊपर जाना स्टार्ट हो गई है। तो वो समझ गया कि ये बाउंड्रीज हैं, उसने यहाँ पे थ्रेशोल्ड पुट कर दिया। ओके, या फिर अगर हम खुद चाहें तो हम खुद भी नेचुरली डाल सकते हैं अपनी मर्जी से थ्रेशोल्ड, कि ये नहीं, यहाँ पे, यहाँ नहीं, यहाँ पे आप पुट करें इसको, तो वो फिर उस तरीके से भी उसको पुट कर लेगा, लेकिन ज्यादातर ये नेचुरली ही करता है। राइट। एंड इस पोजीशन पे क्या होता है, इस पॉइंट पे जब एवरेज लेते हैं तो एवरेज के हिसाब से पॉइंट करता है। तो वो फिर जब 11 वैल्यूज हैं, 11 वैल्यूज को लिख के उनको जब डिवाइड करेगा, तो डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो एक एवरेज बन जाएगी। उससे जो ऊपर होगा वो 1 हो जाएगा, और उससे जो नीचे होगा वो 0 हो जाएगा। और उसमें भी अब ये है कि अगर उससे नीचे वैल्यू कोई बहुत ज्यादा नीचे है, और उसको होना अलग चाहिए, या वो कोई, या उससे बहुत ज्यादा ऊपर है कोई वैल्यू, तो वो उस हिसाब से उसको एनालाइज कर लेगा, जो कि यहाँ पे नहीं होता, मगर यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर हो जाता है। मतलब ये जो सेकंड वाला मेथड है इसके अंदर लाइक वो जो लाइक एक पोर्शन को एनालाइज करेगा रेदर देन एनालाइजिंग द होल पिक्चर। वो जी, एक छोटा सा पीस लेगा उसमें से उसकी एवरेज फाइंड करेगा और उसके अकॉर्डिंग जो है वो डिसाइड करेगा कि वेदर इट इज लाइक डिफरेंट चीज है या नहीं। जी ऐसे ही करेगा वो। तो वो जो तो लाइक पोर्शन होगा वो मतलब रेंडमली पूरे इमेज से रेंडमली सेलेक्ट करेगा या फिर नहीं, वो बारी प्रीडिक्ट बारी करेगा? बारी बारी सारे पोर्शंस को सिलेक्ट करेगा ना। यहाँ से एक बॉक्स ले लिया उसने, उसके उसको एनालाइज कर लेने के बाद उसमें वो अगला बॉक्स ले लिए, उसके बाद उसने अगला बॉक्स ले लिया, उसके बाद उसने अगला एक बॉक्स ले लिया। हमने भी ये किए, यहाँ पे ये टेक्स्ट लिखा हुआ था और इस टेक्स्ट के ऊपर शेडो आ गया। अब शेडो आ जाने के बाद अगर हम इसको इस तरीके से रन करते तो ये बिल्कुल डार्क हो जाता। मगर अब उसने क्या किया, जब वो इस बॉक्स के ऊपर आया है, अब ये बहुत बड़ा बॉक्स है, वैसे तो छोटा सा बॉक्स बनेगा इस साइज का। ओके, उस बॉक्स में क्या कहते हैं, एक है वर्ड लिखा हुआ है, और उसकी जो बाकी सारे सारे वर्ड्स हैं वो 85 पे हैं और वो 5 पे है। तो वो फिर एनालाइज कर लेगा जो ये 85 पे हैं, ये बेस्ड ऑन एवरेज, उसको ये भी पता चल जाएगा कि ये 80 से ऊपर है तो ये बनेंगे वाइट। और जो वो नीचे जाके जो 5 पे टेक्स्ट है ना, जो टेक्स्ट, जो पिक्सल की वैल्यू 5 है, वो इतना एनालाइज कर लेगा ये एक अलग ऑब्जेक्ट है, और ये एक अलग ऑब्जेक्ट है, और इनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएशन है। मगर जब वो यहाँ पे वो डिफरेंशिएट कर लेगा छोटी सी फ्रीक्वेंसी की जो डिफरेंशिएशन है। मगर यहाँ पे वो क्या करेगा, यहाँ पे वो जो फ्रीक्वेंसीज हैं, जैसे कि अब सपोज कि हम करते हैं वही केस यहाँ पे, कि उस बॉक्स के अंदर एक पिक्सल की वैल्यू 11 पिक्सल्स हमने कलेक्ट किए हैं, तो 11 में से 7 की वैल्यूज 85, 81, 79, 77, 72 है, और जो 4 पिक्सल्स है उनकी वैल्यू 5 है। और वो 5 पिक्सल्स की वैल्यू के ऊपर एक लेटर, सपोज कर लें एक लेटर है और उस लेटर का डॉट बन रहा है, आई के ऊपर जो हम लगाते हैं डॉट वो बन रहा है। तो वो एनालाइज नहीं कर पाएगा कि इन दोनों के अंदर कोई डिफरेंशिएशन है। मगर यहाँ पे वो एनालाइज उस चीज को कर लेगा। और अगर वो इसमें भी नहीं कर पाता तो हम इसके अंदर खुद अपनी इंटरवेंशन करके इसको छोटा मोटा डिक्टेशन देंगे। मगर हमें ज्यादातर देने की जरूरत नहीं पड़ती अगर हमारे पास डाटा बहुत ज्यादा है ना। तो जब उस ज्यादा डाटा पे हम कलेक्ट ट्रेन करते हैं अपने मॉडल को, तो फिर हमें नहीं पड़ती उस तरह की जरूरत। राइट। सो दैट्स इन दिस वे ये काम करता है। तो कल रात में ये समझ रहा था ये दोनों चीजें, तो मुझे समझने में बहुत टाइम लग गया, कोई 1.5-2 घंटे लग गए। फिर मुझे कोई एग्जांपल ना मिले जो इजीली इसको समझा सके, तो एग्जांपल ढूंढने में भी बहुत टाइम लग गया। दैट्स वाई।
आरएम ने इतने कवर किया इस वजह से। सर आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है, और काफी टाइम लगाया इन्वेस्ट किया, तो थैंक यू सो मच। शुक्रिया। थैंक यू सरदाद। ओके, चलिए फिर सर इसको लाइव को फिर आप ऑफ कर दें। जी। If you-